एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने टॉपिक किया था कुछ लोग शासक कैसे बने और आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वर्ण। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। तो जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या थी और इसमें क्या क्या होता था। तो उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। उत्तर भारत यानी कि भारत का जो उत्तरी इलाका था उसमें कई ग्रंथ रचे गए। हमने इनके बारे में बात की थी पिछले चैप्टर में भी कि ऋग्वेद रचे गए। इसके अलावा और 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन जो ऋग्वेद है वो सबसे पहले रचा गया था और ऋग्वेद को हम वैदिक ग्रंथ कहते हैं और इस ऋग्वेद के काल को वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इन तीनों ग्रंथों को कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों? क्योंकि ये वैदिक ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद के बाद रचे गए थे और ये सभी ग्रंथ पुरोहितों द्वारा रचे गए थे। इन ग्रंथों में क्या लिखा गया है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में अनुष्ठान की विधि और सामाजिक नियम। तो इन ग्रंथों में लिखा गया है कि जो अनुष्ठान होंगे, जो यज्ञ होंगे, उनकी क्या क्या विधियां होंगी, क्या क्या प्रक्रिया होंगी और समाज के नियम इसमें बताए गए हैं कि समाज किस तरह से चलेगा, किस तरह सभी नियम समाज में होंगे। वो सभी हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है। तो वैदिक ग्रंथ का काल यानी कि ऋग्वेद काल हम मानते हैं 3500 साल पहले और उत्तर वैदिक ग्रंथ का टाइम हम मानते हैं 3000 साल पहले। तो ये याद रखना है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में क्या होता था? समाज 4 वर्ग में विभाजित था। अब से पहले हमने नहीं पढ़ा था कि समाज का विभाजन था या कुछ वर्ण व्यवस्था भी थी, लेकिन अब यानी कि उत्तर वैदिक काल में समाज को जो है विभाजित कर दिया गया था। एक समाज है तो उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक हायरार्की की तरह, और इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। 4 वर्ण थे टोटल, यानी कि जो लोग थे वो 4 वर्णों से बिलोंग करते थे, 4 कैटेगरी से बिलोंग करते थे और हर वर्ण का अलग काम होता था। कोई भी एक दूसरे वर्ण का काम नहीं करता था और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म पर आधारित थी, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में होगा उसे वही काम करना होगा, उसे उसी वर्ण का माना जाएगा। वर्ण को चेंज नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे। जैसे कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र के बारे में हमने पिछले टॉपिक में थोड़ा सा जाना था और आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इन सभी वर्णों के बारे में। तो ब्राह्मण जो थे उनका काम होता था वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करना, यानी कि वो वेदों को पढ़ सकते थे और अपने स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों का काम होता था यज्ञ अनुष्ठान कराना। तो ये होते थे ब्राह्मण वर्ण के लोगों के कार्य। इसके बाद आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते थे वो शासक होते थे, यानी कि राजा होते थे और इनका काम होता था युद्ध करना और यज्ञ कराना। ब्राह्मण तो यज्ञ करते थे लेकिन यज्ञ कराता कौन था? यज्ञ कराते थे क्षत्रिय यानी कि राजा। इसके बाद आते हैं वैश्य, जो कृषक यानी कि खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और व्यापारी वर्ग वैश्य वर्ण के अंतर्गत आता था। वैश्य वर्ण के लोगों के ये कार्य होते थे। और सबसे जो हम निचली कैटेगरी मानते हैं इसमें वो शूद्रों को माना जाता था। जो इनका काम क्या होता था? जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना और इनको अनुष्ठान यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। और इनको वेदों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। तो इनके साथ यानी कि शूद्र वर्ण के साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था, थोड़ा नहीं बहुत भेदभाव किया जाता था। तो हमने जान लिया चारों वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था, नंबर 1। फिर क्षत्रिय को नंबर 2 पर रखा जाता था, वैश्यों को नंबर 3 पर और शूद्रों को नंबर 4 पर और सबसे निचले स्थान पर। और औरतों को शूद्रों की तरह ही समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यानी कि वर्ण व्यवस्था के टाइम पर
औरतों के साथ भी बहुत भेदभाव किया जाता था, उनको भी वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और शूद्रों की तरह ही उनको समझा जाता था। तो इस तरह हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना। तो वर्ण का निर्धारण किसके आधार पर होता था? जन्म के आधार पर। शिल्पकारी, शिकारी, भोजन संग्राहक और जो लोग शवों को दफनाने का काम करते थे उन्हें अछूत माना जाता था। जो लोग शिकार करते थे और शिल्पकारी यानी कि क्राफ्ट कुछ बनाते थे, भोजन को जंगलों से इकट्ठा कर कर खाते थे, या फिर जो लोग शवों को दफनाने का, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार का जो लोग कार्य करते थे, उन लोगों को अछूत माना जाता था, उनको समाज में शामिल नहीं किया जाता था और उन्हें ना ही वेदों को पढ़ने का अधिकार होता था, बिल्कुल शूद्रों की तरह, और ना ही वो यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले सकते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या बिल्कुल ठीक थी? ऐसा करना ठीक है आज के टाइम पे? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अलग क्वालिटीज़ होती हैं और सिर्फ जन्म के आधार पर किसी का काम बांट देना, उसका वर्ण बांट देना बहुत गलत है। तो ये वर्ण व्यवस्था का बहुत लोगों ने विरोध भी किया। क्यों किया वो हम जानते हैं। कुछ लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकारते थे। क्यों नहीं स्वीकारते थे? क्योंकि ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने ग्रंथ रचे और ब्राह्मणों ने उस वर्ण व्यवस्था में खुद को सुपीरियर बना दिया, खुद को नंबर 1 पर रख दिया। तो जो राजा वाला वर्ण था यानी कि क्षत्रिय वर्ग जो था, वो खुद को इन ब्राह्मणों से, पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को सही नहीं माना जाता था। जरूरी नहीं है जो ब्राह्मण का बेटा है वो वेदों का अध्ययन अध्यापन ही करे, यज्ञ अनुष्ठान ही कराए। हो सकता है वो युद्ध में बहुत अच्छा हो सकता है वो व्यापार करने में बहुत अच्छा हो। तो इस तरह ये जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। व्यवसाय के आधार पर भेदभाव किया जाता था कि जो लोग शिल्पकार होंगे, शिकारी होंगे, भोजन संग्राहक होंगे, उनको अछूत माना जाए, ये बहुत गलत था। इसके बाद छुआछूत की आलोचना की गई, इसके आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। और जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, यानी कि हम देखते हैं आज 7 सिस्टर्स को, असम, यहाँ त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था का प्रभाव बहुत कम था या फिर बिल्कुल ही नहीं था। तो इस इलाके में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना कि किस तरह समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था और औरतों की जो स्थिति थी वो बिल्कुल शूद्रों की तरह थी, जिनको बिल्कुल निचला माना जाता था। और कुछ लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था का बहुत से आधारों पर विरोध किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।